साथियों सलाम नमस्ते सत श्री अकाल और जय भीम जोहार। साथियों एक फारसी कहावत है कि एक लिफाफा है मेरे सामने, अब बिन छुए ही खोलने की बात है। दरअसल आजकल अभिव्यक्ति के साथ ऐसे ही हालात हैं, ऐसे ही स्थिति है। बोलना भी नहीं है और बोलना भी है। हुसैनुल हक उर्दू के बड़े उपन्यासकार हुए। उनका एक नावल है जिसका टाइटल है बोलो मत चुप रहो। उसे दो तरीके से आप पढ़ सकते हैं, बोलो मत चुप रहो। ये सारी चर्चाएं इसलिए हो रही हैं दोस्तों कि मुल्क के जैसे हालात हैं और ऐसे हालात में जंग छिड़ जाती है दो मुल्कों के बीच। हालांकि वो उसे जंग नहीं कहा जा रहा, लेकिन आम लोग जो है उसे जंग ही समझते हैं। इससे पहले मामलात कुछ और थे, सियासी रस्साकशी किसी और मुद्दे को लेकर चल रही थी। कई तरह की बहसें हैं और आज हम बैठे हैं उसी संवाद के लिए जिसके केंद्र में वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट एक्ट, पहलगांव टेरर अटैक, सिंदूर ऑपरेशन, हमारे पीएम नरेंद्र मोदी साहब का संबोधन, उससे पहले यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का कहना, इन सारी परिस्थितियों के बीच 6 माह के अंदर होने जा रहे हैं बिहार चुनाव। तो हमारे साथ इस डिस्कशन में है जदीद भारत, उर्दू का दैनिक है, रांची से निकलता है। जदीद भारत यानी कि आधुनिक भारत, और ऐसे समय चर्चा हो भी रही यह आधुनिक भारत। उसके संपादक हैं मुजफ्फर हसन साहब, हमारे साथ उनके इस्तकबाल है। और हमेशा आप सुनते हैं पॉलिटिकल एडिटर है हमारे शैलेंद्र सिन्हा, वो भी हमारे साथ हैं। बहुत कम लोग हैं उर्दू जर्नलिज्म में जो बहुत ही गंभीरतापूर्वक चीज़ों को रखते हैं, कहते हैं, मौका मिला है तो बोलते हैं, और इन्हें बहुत ही गौर के साथ लोग पढ़ते हैं और सुनना पसंद करते हैं। ऐसी शख्सियत है मुजफ्फर हसन साहब। तो मैं बिना ज़्यादा भूमिका और बिना किसी औपचारिकता के मैं सीधे जानना चाहता हूँ मुजफ्फर हसन साहब से कि आज मुल्क के हालात क्या हैं और इसमें जब दो मुल्क के बीच संघर्ष होता है तो तीसरे मुल्क को आने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? जी मुजफ्फर साहब। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि पहलगाम में जिस तरह से टेरर अटैक हुआ और हमारे देश के 25-26 लोग मार डाले गए, इससे जाहिर है कि पूरे देश में गुस्सा, नफरत, जज्बा, उबाल सब कुछ देखने को मिला और होना चाहिए था। ये वक्त का तकाजा था कि हमारे देश के लोग बैठे बिठाले मार दिए जाएं ऐसे लोगों के जरिया जो दहशतगर्द हैं, टेररिस्ट हैं, जिनका कोई ज़ात नहीं, धर्म नहीं, मज़हब नहीं। ऐसे लोगों को सबक सिखाना बेहद ज़रूरी है हर हालत में, चाहे कहीं भी होता हो, दुनिया के किसी भी हिस्से में इस तरह के वाक़यात होते हों, ऐसे टेररिस्टों को सबक मिलना ही चाहिए। उन्हें इस धरती से नेस्तनाबूद कर दिया जाना चाहिए। अब आपका अगला सवाल कि आज मुल्क के जो हालात हैं, बहुत अच्छी बात है कि ऐसे टेररिस्टों को सबक सिखाने के लिए हमारे देश ने, हमारे देश की सेना ने, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने काउंटर अटैक कहिए उसको कि किया। और जहाँ तक खबरें हम लोगों को मिली हैं, देश ने पढ़ी हैं खबरें, कि उनमें से बहुत सारे लोगों को मार गिराया गया, उनके अड्डे ध्वस्त कर दिए गए, 9 सेंटर ध्वस्त हुए, 9 सेंटर ध्वस्त कर दिए गए। लेकिन सवाल यह है कि इससे दहशतगर्दी क्या ख़त्म हो गई या हो जाएगी? ऐसी उम्मीद हम कर सकते हैं? हरगिज़ नहीं। ये भले कल हमारे प्रधानमंत्री ने ऐलान किया है कि अगर फिर से किसी ने कोई हरकत की तो हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। बेशक आप मुंह तोड़ जवाब देते रहिए, हमारे लोग मरते रहें, ऐसा कभी नहीं चलेगा। आपको सबक सिखाना है, फैसला करना है कि हम रहेंगे या तुम रहोगे, दहशतगर्दी रहेगी या अमन रहेगा। जिंदगी सबकी प्यारी होती है। हमारे देश का कोई मारा जाए, मैं मारा जाऊं, आप मारे जाएं, हमारे देश के आम शहरी मारे जाएं, ये बर्दाश्त करने के लिए हमारा हिंदुस्तान तैयार नहीं है। आपको जवाब देना होगा, सख्ती से देना होगा। बहुत खुशी की बात थी कि ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया गया। हमने निशाना बनाया उन दहशतगर्दों के ठिकानों को, उन दहशतगर्दों के चमचों को, जो भी लोग थे उनमें शामिल ऐसे लोगों को। लेकिन आज हम दावे से नहीं कह सकते हैं कि जिन दहशतगर्दों ने हमला किया था पहलगाम में तो मारे गए, उनका हमने सफाया कर दिया। ये हम दावे से नहीं कह सकते, हमारी फौज भी नहीं कह रही है। तब
और उनका क्या हुआ, कोई सवाल उठा नहीं रहा। कोई पूछने वाला वो नहीं। जो 4 लोग थे, कौन लोग थे और वो, हाँ, क्या अपडेट है, आज क्या की तारीख गिरफ्तारी में, हुई उनकी? आज की तारीख में वो कहाँ हैं? सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर के जरिया उनका हमने सफाया किया, या वो कहीं दुब के बैठे हुए हैं, या कहीं किसी की पुष्टपनाही में वो खामोशी से जिंदगी अपनी गुजार रहे हैं, मजे ले रहे हैं जिंदगी के। और अचानक 3 दिन हम कार्रवाई करते हैं, हमारी फौज बड़ी बहादुरी से आगे बढ़ती है, ऐसे ठिकानों को निशाना बनाती है, उनको मारती है, खदेड़ती है। लेकिन अचानक चौथे दिन साहब अमेरिका के प्रेसिडेंट महोदय ऐलान करते हैं कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान सीज फायर हो गया, और हमने बातचीत की है। और हमने बातचीत की है। उसके बाद ये खबर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के जरिए आती है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान में जंग बंदी हो गई है। तब हमारा देश ऐलान करता है, हमारे वज़ारत खारजा के तर्जुमान साहब आते हैं, ऐलान करते हैं कि साहब दोनों मुल्कों के दरमियान जंग बंदी हो गई है। ये कैसी जंग बंदी है? क्या नतीजा इसका निकला? हमारे 26 लोग जो मारे गए, क्या उनको इंसाफ मिल गया? ये सवाल आज भी है, कल भी बाकी रहेगा, जब तक कि हम। और उसके बाद जो बॉर्डर पर मारे गए, 26 से ज्यादा मारे गए हमारे लोग, पुंछ में, राजौरी में, जम्मू में, गुजरात में, राजस्थान में, वो पाकिस्तान की जो शेलिंग कर रहा था, गोलाबारी कर रहा था, की जवाबी कार्रवाई में बेशक हमारे लोग मारे गए जी। लेकिन अब उसको इस तरह से तो हम देख नहीं सकते कि ये हमारे फौज की नाकामी थी कि वो घुसाए मार डाला। इस तरह से तो हम नहीं देख सकते। नहीं, उनकी गोलाबारी में हुई, उनकी गोलाबारी में हुई है। और जिस तरह से पाकिस्तान ने ड्रोन भेजा, जसलेमर राजस्थान से लेके कई इलाकों में जी, नकली ड्रोन भेज के हिंदुस्तानी फौज को उलझाने की कोशिश की, और हमने दावा किया कि 5000 ड्रोन हमने मार गिराए। ये अजीब तमाशा है। नहीं, ये तो चला, ये इस पर गौर करने की बात है। जिसे गोदी मीडिया कहा जाता है, हाँ, जो भी मीडिया, उसने चलाई ऐसी चीजें। और दोनों ने, पाकिस्तान ने भी चलाई है और हमने भी पाकिस्तान ने कहा कि हमने पटना कब्जा कर लिया है, तो हमने कहा कराची में हमने कब्जा कर लिया है, तो लाहौर आ गया है। ये सब चीजें चलती रहती हैं। वो वतन परस्ती या देशभक्ति का जब ज्वार चढ़ता है ना, ज्वार भाटा होता है, तो उस समय ऐसी चीजें होती हैं, लेकिन बहुत ज्यादा एक्सट्रीम पर हो गई। मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमको इंसाफ चाहिए था। इस देश में हमारे लोग मारे गए, हमारे लोगों को इंसाफ चाहिए, पूरे हिंदुस्तान को इंसाफ चाहिए। और आज ये पता नहीं है कि हमने ऑपरेशन सिंदूर किया तो क्या सचमुच इंसाफ दिला दिया हमने उनको? ये एक बड़ा सवाल है। जी, आपका क्या कहना है? जैसा हसन साहब ने कहा, बिल्कुल सही है। जो शुरुआत एक मुकम्मल तौर पे हुई है उन दहशतगर्दों के खिलाफ, और रहा सवाल एक, जैसे कांग्रेस ने भी ये सवाल उठाए हैं, जो पहलगाम आतंकी हमले थे, जिन लोगों ने, जिन आतंकियों ने उस घटना को अंजाम दिया, वो आतंकी आज कहाँ हैं? मकसद उन आतंकियों को ढूंढना और उनको सजा देना नहीं था। मकसद ये था जो उससे निकले संदेश को, जो उस घटना से निकले संदेश थे, जैसे पाकिस्तान मतलब कहते हैं जिसको पोषित जो आतंकवाद है, उस पे अब भारत का नज़रिया क्या है, या उसको किस तरह से आप काउंटर अटैक कर रहे हैं? ठीक है, वो तो सिर्फ एक मोहरे भर थे जो 4 आतंकियों ने आकर के और हमारे 26 निर्दोष नागरिकों की हत्या कर दी। ठीक है, लेकिन मकसद जो था उसमें ज़रूर भारत ने, कह सकते हैं, जो अपनी अग्रिम मतलब की भूमिका बना के रखी और उसको निभाई भी है। आज देखिए, जो पाकिस्तान के लेफ्टिनेंट जनरल है, उनका एक बयान आता है, जो हिंदुस्तान के ने जो जवाबी कार्रवाई की, जो उस घटना के नज़रिए से, ऑपरेशन सिंदूर की जो पहले हुआ था, जो 9 आतंकी ठिकाने मारे गए थे, तो उस पर हमले हुए थे, तो उसमें 11 एक स्क्वाड्रन लीडर समेत 11 जवान भी मारे गए। तो कहीं ना कहीं जो मिस्री साहब ने, जो विदेश सचिव हैं, उन्होंने जो एक फ़ोटो दिखाई थी, जिसमें ये कहा था जो वहाँ के आतंकवादियों को सेना का खुला छूट है, ISI का खुला छूट है, और वो मतलब वहाँ के आतंकवादी सेना के सरपरस्ती में अपनी घटनाओं को अंजाम देता। तो ऐसे में यदि वो 11 लोग मारे गए हैं, तो कहीं ना कहीं ये तो एक है जो सेना के हवाले से वहाँ आतंकवाद को बढ़ावा मिल रहा है, और उस पर भारत ने काउंटर अटैक बहुत शानदार किया है। लेकिन वही, जैसा हसन साहब ने भी ये सवाल उठाया, जो प्रधानमंत्री का जो संबोधन था, उसमें भी प्रधानमंत्री ने तमाम उन बिंदुओं को खारिज नहीं किया जो अमेरिका की तरफ से आए हैं, जो पाकिस्तान की तरफ से आए। जो आखिर शुरुआत आपने जब की, कार्रवाई आपने की,
तो अंत भी आपकी तरफ से होना चाहिए था। एक जनता को या पूरे देशवासियों को एक मैसेज देना था जो हमारी कोशिश आने वाले समय के लिए क्या हो सकती है, क्या होनी चाहिए। आपने ये वक्तव्य जरूर दिया, बयान जरूर कहा, जो ये पूरा ऑपरेशन जो था, ऑपरेशन सिंदूर या नक्सली आतंकियों के ठिकानों को ध्वस्त करने की कार्रवाई, ये सिर्फ स्थगित हुई है, आगे मतलब कि जारी भी रहेगी, जैसा कि भारतीय वायुसेना का भी बयान रहा था। लेकिन इसके नज़रिए से हम किसी ऐसे नतीजे पे नहीं पहुंच पा रहे हैं प्रधानमंत्री के संबोधन से जिससे ये लगे जो भारत का रुख आने वाले समय में इन आतंकियों के या आतंकवादियों के खिलाफ क्या हो सकता है। और जो महत्वपूर्ण मसला पीओके के कश्मीर की बात आ रही थी, जो पीओके को साथ में मिलाने की बात है, तो उसको लेकर के भी प्रधानमंत्री ने सिर्फ ये कहा जो भारत पाकिस्तान के बीच वार्ता होगी और वार्ता सिर्फ पीओके पे होगी। बिल्कुल कहा है। जबकि जब आतंकवाद और पीओके पे होगी, हाँ निश्चित रूप से। तो जबकि आप सभी को मालूम है जो ट्रंप ने जब पहली बार वो ट्वीट किया था और उन्होंने ये बयान दिया था जो भारत और पाकिस्तान युद्ध विराम पे, संघर्ष विराम पे सहमत हो गए हैं, तो उसमें उन्होंने कश्मीर मुद्दे की चर्चा की थी। तो कश्मीर मुद्दे की चर्चा यदि ट्रंप करते हैं और उस मुद्दे पे यदि प्रधानमंत्री कुछ नहीं है, उनके संबोधन में कुछ इसका जिक्र नहीं आता है, तो निश्चित रूप से हमारी चिंताएं थोड़ी सी बढ़नी चाहिए। नहीं, इसमें दो बातें और आगे बढ़ रही हैं जी। एक तो कि हमारे देश ने ये कहा कि हमने पाकिस्तान से कोई जंग नहीं की, हमने आतंकवादियों के ठिकानों को निशाना बनाया है, हाँ, और लेकिन पाकिस्तानी फौज खुद से कूद पड़ी जंग में, इसलिए लड़ाई हो गई। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ये बड़ी अजीब बात है, ये बड़ी अजीब बात है कि पाकिस्तान पर अटैक हो, पाकिस्तान के इलाकों में जो दहशतगर्द छुपे हुए हैं हम उनको मारने जा रहे हैं, तो वो अपने लोगों को छोड़ देंगे, क्या बचाएंगे ही? ये एकदम दुनिया का ओपन फैक्ट है। मेरे घर में कोई एक आदमी गलत काम करके घुस जाए और आप मेरे घर को पूरा मिसमार कर दीजिए, कहीं हम घर को नहीं तोड़ रहे, हम उस आतंकवादी को तोड़ रहे हैं, तो उसमें मारे जाएंगे हम भी, है ना, मेरे घर के दूसरे परिवार के लोग भी मारे जाएंगे। तो ये तो बड़ा अजीब है, इसको समझना बहुत मुश्किल है। और ट्रम्प जब कह रहे हैं कि हम कश्मीर के मुद्दे पे बात करेंगे, तो कश्मीर तो मुद्दा था ही नहीं, कभी नहीं था, मुद्दा आतंकवाद था। लेकिन आपने आतंकवाद को पीछे डाल दिया, कश्मीर को आगे कर दिया, जबकि 1972 के शिमला पैक्ट में ये तय है कि कश्मीर का मसला हम दोनों मुल्क आपस में बैठ के तय करेंगे। पाकिस्तान ने ऐलान कर दिया, अभी आपने कहा कि हम सिंधु घाटी का पानी बंद कर देंगे आपका, है ना, तो उसने कहा जवाब में हम शिमला समझौता फाड़ के फेंक देते हैं। तो ये हम कहाँ जा रहे हैं, देश कहाँ जा रहा है? दोनों देशों की बर्बादी सामने नजर आ रही है। हिंदुस्तान बहुत बड़ा मुल्क है, उसके मुकाबले पाकिस्तान कुछ नहीं, चटनी है, समझा। लेकिन जब दुनिया के सामने ये मसला चला जाएगा, हिंदुस्तान और पाकिस्तान का मामला, जब पूरी दुनिया, हमने देखा कि पाकिस्तान ने जो ड्रोन इस्तेमाल किए, तुर्किया उसमें मदद कर रहा है उनको, चीन मिसाइल दे रहा है उनको, फाइटर दे रहा है उनको, तो हिंदुस्तान के साथ कौन खड़ा था साहब? एक मुल्क भी नहीं आया, नेपाल जैसा पड़ोसी मुल्क भी साथ में नहीं आया, श्रीलंका जैसा पड़ोसी मुल्क भी साथ में नहीं आया, है ना। रूस ये बड़ा सवाल है आपका कि इसके पीछे क्या कारण, आप क्या देखते हैं शैलेंद्र जी? जो आप कह रहे हैं कि कोई मुल्क साथ नहीं आया, आतंक की लड़ाई में तो पुतिन ने भी कहा कि हम साथ में, ठीक है, साथ में हैं। एक दो मुल्कों ने भी कहा कि भारत के आतंक के खिलाफ जो लड़ाई है हम साथ में, ईरान ने भी कहा, हमने बताया, सऊदी अरबिया ने भी कहा, हमने कहा कि पाकिस्तान को तुर्किया ने अपने ड्रोन दे दिए जी, चाइना ने मिसाइल दे दिए जी, हमको किसने क्या दिया? नहीं, देखिए सर, भारत अपनी लड़ाई लड़ने के लिए सक्षम है, हमें किसी भी विदेशी मुल्क पर निर्भर होने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। और सवाल जैसा आपने कहा, जो ये पाकिस्तान पे तो युद्ध था ही नहीं, हमने तो आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया, और शुरू से भारतीय सेना भी रही हो, चाहे भारतीय सैन्य के अधिकारी भी रहे, उन्होंने हमेशा से यही बातें कही है, जो हमने सिर्फ आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया, आतंकवादियों को निशाना। यही वजह दे देखिए प्रधानमंत्री के संबोधन में उन्होंने कहा जो हमने 100 आतंकवादियों का खात्मा किया है। जो इस घटना में पूरे जो 9 आतंकी ठिकानों पे हमले हुए, उसमें 100 आतंकवादियों की मारने की बात प्रधानमंत्री कह रहे हैं, लेकिन उन चारों का कोई पता नहीं है। नहीं, देखिए सर, उसको आप इस रूप में भी देख सकते हैं, जो वो एक सिंबॉलिक है, क्योंकि अक्सर ये होता रहा है, जैसे 26/11 से लेकर के दूसरे तमाम घटनाएं जिसमें वो नए लादेन को कितने दिनों बाद अमेरिका ने पकड़ के मारा, बिल्कुल जिम्मेदार था, बिल्कुल आप कह सकते हैं, क्योंकि वो उनकी 9/11 की एक बड़ी घटना, 9/11 का जिक्र कैसे लादेन का नाम लिया? जी, अमेरिका ने कहा कि लादेन जिम्मेदार है,
तो सर अभी हमने खोज के लाया, जी पकड़ के मारा। अभी जैसे तहव्वुर राना भी आए हैं 26/11 के हमले के हमले ही जिम्मेदार मामले में आए हैं। बिल्कुल आए। हाँ। तो ये इस मामले को लेकर के अभी किसी शीर्ष आतंकवादी की जिम्मेदारी आप कह सकते हैं जो तय नहीं हुई है। ये था जो चलिए एक ठीक है, एक आपने घटना को अंजाम दिया पहल और तो उसको इसी से होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए, पहल तो बिल्कुल इसी से होनी और चाहिए कि यही जिम्मेदार वजह- है कौन। वो 4 बंदूकबरदार आए, लेकिन उनको भेजने वाला जिम्मेदार कौन है? आसिम मुनीर है पाकिस्तान में बैठा हुआ। अगर आए तो लाओ उसको पकड़ के मार दो गोली, देखा जाएगा जो होगा। या फिर ये अजहर मसूद थे जिनके परिवार अजहर में से मसूद है, 11 उसको लोग मारे दुनिया गए। के सामने गोली मारी है हाँ, उसको। वो बच गया, अलग बच बात गया, है। हाफिज सईद बच गया, भाग हाफिज गया, सईद, बिल में भाग गया। इस वजह से आप नहीं पकड़ के ला पाए, नहीं मार पाए। तो खैर देखिए, ये जो मसला हमारे साथ है, जो हमारे साथ कौन खड़ा हुआ, तो अभी तो कोई ओपन वॉर तो थी नहीं या युद्ध नहीं था जिसमें आपको किसी एक पक्ष को पकड़ के आना था। लेकिन हाँ, ये जरूर था जो इस मुद्दे पर किसी भी देश ने, हर देशों ने चिंता जताई जो भारत पाकिस्तान के बीच में जो तनाव है वो बढ़ रहा है। लेकिन तनाव पर आपस चिंता में जताई, इस बात पर नहीं कि हिंदुस्तान में लोग मारे गए हैं और उनका बदला लिया जाना चाहिए, इस सूरत में कोई सामने नहीं आया। नहीं आए थे लोग। देखिए, कई राष्ट्रों ने ये कहा था जो भारत को अपने नागरिकों की सुरक्षा का सुरक्षा अधिकार है। अधिकार है। निश्चित रूप से जिस दिन पहलगाम आतंकी घटना हुआ, पूरी दुनिया ने इस आतंकी घटना की निंदा की थी। पाकिस्तान को सीधे तौर पर इसलिए उन्होंने जिम्मेदार ये नहीं कहा, या पाकिस्तान की भूमिका को लेकर भले उन देशों के बयानों में या प्रतिक्रियाओं में ये बातें नहीं आई, लेकिन ये जरूर कहा जो भारत को अपने नागरिकों की सुरक्षा के संबंध में जो भी उनको वो मतलब कि कार्रवाई यदि करते हैं तो वो भारत का नैतिक अधिकार है। तो इस नाते मुझे लगता है जो ये पूरा जो एक मामला है ना, इस मामले हमारा को आप ये सवाल देख है सकते ये हो। आप दोनों से कि ये तीसरा मुल्क क्यों दखल देता है और इस पर हमारी चुप्पी क्यों है? ये देखिए, इस मामले का तो अभी स्पष्ट तौर पे एक खुलासा नहीं हुआ। आप भले संकेत यदि इसको समझना चाहें अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के उस बयान से, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन से ठीक आधे घंटे पहले उनका एक वीडियो आता है और उसमें यह कहते हैं जो हमने ट्रेड के जरिए, ट्रेड का रोकने के जरिए हमने इन दोनों को युद्ध विराम करने पे मजबूर किया था। तो ये निश्चित रूप से एक बयान है। हालांकि भारत सरकार की ओर से, ना तो प्रधानमंत्री हो चाहे दूसरे किसी भी अधिकारियों की ओर से इस बयान को लेकर के कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। तो इसलिए ये नहीं कहा जा सकता जो ट्रंप का बयान कितना सही है और कितना नहीं है। मुझे लगता है जो जिस तरह से अभी आने वाले दिनों में शायद, क्योंकि चर्चा काफ़ी है उठ रही है विपक्षी दलों की ओर से, जो संसद के विशेष सत्र बुलाए जाएं और उसमें सदन में चर्चा हो इस पूरे मामले को, तो हो सकता है जो शायद उस दौरान भारत सरकार के किसी मंत्री, चाहे प्रधानमंत्री हो, केंद्रीय गृह मंत्री हो, विदेश मंत्री हो, उनकी तरफ से ये एक सवाल आया है जो आखिर अमेरिका की मध्यस्थ की भूमिका, जिसको ट्रंप लगातार दावा करते रह रहे हैं, तो हमने किया है, तो उसके ऊपर से कुछ रोशनी आए या उस पर कुछ एक बातें सामने आए जो क्या वाकई भारत ने अमेरिकी की मध्यस्थ को मंजूर किया, या फिर पाकिस्तान के डीजीएमओ ने जो फ़ोन किया भारतीय डीजीएमओ को और उसके आधार पर ये हमारे पीएम ने कहा है। हाँ, उसके आधार पर फिर ये संघर्ष विराम की स्थिति आई है। तो मुझे लगता है थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए हम सभी जानते हैं जो राष्ट्रपति ट्रंप जो हैं वो बड़बोलेपन है। वो कई बार चीज़ों को, यदि मान लीजिए वो दो देशों की एक कहते हैं ना जो आपसी संबंधों को स्वीकार करने वाली स्थिति में रहते, तो निश्चित रूप से उन्हें इस तरह के बयान से बचना चाहिए था। वो भारत के जिम्मे छोड़ देना चाहिए था जो संघर्ष विराम की स्थिति आ रही है, क्योंकि उनके ठीक आधे घंटे के बाद जब राष्ट्रपति ट्रंप का बयान आता है तो आधे घंटे के बाद फिर भारतीय विदेश मंत्री का बयान आया और संघर्ष विराम की स्थिति आई थी। तो मुझे लगता है जो ट्रंप के बयान को उतनी प्रमुखता से ना लेते हुए एक संकेत भर मानना चाहिए। और अच्छा, एक और देखिए, हमारे पीएम ने कहा कि स्थगित किया गया है, तो ये क्या फिर मतलब पार्ट 2 होने जा रहा है सिंदूर ऑपरेशन का, या होगा पार्ट 2 उसका? तो फिर कब होगा, क्या लगता है? प्रधानमंत्री ने जो कुछ कहा इस सवाल पर, उससे ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री इस इंतजार में है कि कोई और घटना होगी तब हम मुंह तोड़ जवाब देंगे, यानी हमारे कुछ और लोग अभी मारे जा सकते हैं, और ये बहुत खतरनाक बात है। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। प्रधानमंत्री को देशवासियों को ये यकीन दहानी करानी चाहिए, भरोसा दिलाना चाहिए कि अब हिंदुस्तान में हम कोई ऐसा बाहरी टेरर अटैक नहीं होने देंगे, हम अपने एक हिंदुस्तानी शहरी को बेमौत नहीं मरने देंगे। ये वादा करना चाहिए था देश से, जो उन्होंने नहीं किया। उन्होंने कहा ठीक है, फिर से अगर करता है तो हम दिखा देंगे, मुंह तोड़ देंगे। आप तोड़ते रहिए बैठ के, अपने लोग मरते रहेंगे बैठ के। नहीं, आपका गुस्सा बिल्कुल जायज़ है, लेकिन क्या इसमें कुछ राजनीति भी है क्या? देखिए,
बहुत अच्छा सवाल, बहुत अच्छा सवाल किया शहरोज कमर साहब आपने, बहुत अच्छा सवाल किया। बुनियादी बात यही है कि पूरे खेल में सियासत हो रही है, पूरे खेल में सियासत हो रही है। पहलगाम में जो घटना घटी उस पर कोई सवाल मत उठाइए, भूल जाइए उसको। उससे पहले जब हमारे देश में 40 फौजी शहीद होते हैं पुलवामा अटैक में, तब वहां का गवर्नर, उस वक्त जो गवर्नर था वो दावा करता है कि इसमें साजिश है। हम नहीं बोल रहे हैं, वहां का गवर्नर जो था वो दावा कर रहा है और हुकूमत ने उसके मुंह पर उंगली नहीं रखी कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम झूठे हो, ऐसा कुछ नहीं है। और जो खबरें आई कि 800 किलो RDX लेके कार घूम रही थी, उसको कोई देखने वाला नहीं था, पकड़ने वाला नहीं था, तो हर तरफ से दिमाग में लोगों के ये भरा गया कि कहीं ना कहीं ये सियासत है और साजिश है। इस साजिश का खुलासा करने के लिए हुकूमत उसको कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए, उसकी तरदीद करने के लिए आज तक सामने नहीं आई, एक बयान नहीं आया। हमारे 40 जवान शहीद हो गए। क्या ऐसे ही होता रहेगा? यही सवाल है। आपने जो कहा कि क्या सियासत है, तो सियासत आज से नहीं है, सियासत पिछले पहलगाम से पहले पुलवामा से देखने को मिल रहा है। और ये तो तय है कि जब पुलवामा के नाम पर प्रधानमंत्री खड़ा होकर कहता है कि क्या वोट दे सकते हैं शहीदों के नाम पर पहली बार वोट डालने वाले लोग, और लोग दे देते हैं जी, ये क्या है? ये सियासत नहीं तो क्या है? और अभी बिहार का इलेक्शन सर पर है आपके जी। प्रधानमंत्री ऑल पार्टी मीटिंग होती है पुलवामा के बाद, नहीं जाते हैं, पहलगाम के बाद, सॉरी, पहलगाम के बाद जो ऑल पार्टी मीटिंग होती है उसमें प्रधानमंत्री शिरकत नहीं करते हैं, ना पीड़ितों से मिलते हैं, न पीड़ितों के परिवार से मिलते हैं, समझा? वो सीधे बिहार आके मधुबनी में भाषण देते हैं, 2-4 वाक्य अंग्रेजी के बोल देते हैं कि पूरी दुनिया में मेरा ओरिजिनल मैसेज चला जाए कि हम सबक सिखा देंगे और ऐसी जगह से कोच के मारेंगे, कहीं भी घुसोगे तो हम बदला ले लेंगे, फलाना ढिमाका। अरे साहब, ये बोलने की बातें नहीं है, ये करने की बातें हैं। आप करके दिखाओ ना, आप करने गए नहीं, लेकिन भारत ने तो किया, इसमें तो वही तो कह रहे हैं कि आप करने पहली बार है कि हमने घुस कर मारा। नहीं, पहले सिर्फ अमेरिका करता था, इससे पहले उड़ी में भी हुआ, और इसराइल आप देख रहे हैं 1.5 बरस से। नहीं, हमारे यहाँ की बात है। POK को हम लगभग अपने ही मानते हैं, पठानकोट को ठीक है कि वो उनके अधीन है। हाँ, हमने किया, इससे पहले भी हम कर चुके हैं। अच्छा, इससे पहले भी हम कर चुके हैं। ऐसे 9 जगह सेंटर को ध्वस्त किया हमने। नहीं, इससे पिछली बार पहलगाम अटैक से पहले जो अटैक हुआ, हमारे फौजी मारे, उड़ी में हुआ था, तो उड़ी में जो हुआ, हाँ, 1-2 जगह में लगातार जो पठानकोट में हुआ। नहीं, देखिए कार्रवाई हुई, कार्रवाई तो हुई है, हम भी वही कह रहे हैं, हम भी वही कह रहे हैं। लेकिन आप उस मीटिंग में ना जाके उस मामले को न समझ के न समझा के कुछ करना चाहते हैं, आप सिर्फ भाषण दे रहे हैं, माइक पर खड़े होके पब्लिक के बीच में हंगामा कर रहे हैं, तो ये तो सियासत है, 16 आना सियासत है। आपने सवाल जो किया, तो क्या आपको लगता है कि फिर पार्ट 2 जो होगा वो चुनाव से पहले होगा क्या? हमको लगता है इसका सिन्हा साहब बेहतर जवाब दे पाएंगे। नहीं, देखिए, अब बिहार चुनाव से हो ना हो, लेकिन पिछले कुछ चुनावों का हम एक आपको उदाहरण देते हैं, जो पिछले मतलब सालों में जब कुछ घटनाएं हुई, जैसे पुलवामा अटैक हुआ था, तो पुलवामा अटैक ठीक हमारे लोकसभा चुनाव 2019 में जब होने थे, तो फिर उस समय वो, और चुनाव के बाद आप सभी जान रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी कैसे 359 सीटों तक अपने सहयोगी दलों के साथ पहुंच जाती है, 314 से। उससे पहले 2016 में उरी अटैक हुआ था, है ना। उसके बाद उसी समय इंडिया ने वो ये किया था, मतलब एयर स्ट्राइक किया था, उनके आतंकी ठिकानों को नष्ट किया था, और ये सितंबर महीने में हुआ था। 2017 में यूपी का इलेक्शन होता है, ठीक 4 महीने के बाद, और वहाँ भारतीय जनता पार्टी पहली बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाती है और बड़ी मेजॉरिटी में वो आती है। मतलब अजब संयोग है कह लीजिए। हाँ, संयोग भी कह लीजिए, या फिर एक मतलब जो भी आप कह लीजिए, प्रयोग कह लीजिए, जो भी एक चीज है, या क्रोनोलॉजी और कह लीजिए। एक और जो महत्वपूर्ण है, जो देखिए बीजेपी के ही शासनकाल में 1999 में जब प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे और एक वोट से उनकी सरकार गिर जाती है, और उसके बाद वो केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर होते हैं, ये अप्रैल की घटना होती है, अप्रैल 1999 में, और केयरटेकर प्रधानमंत्री रहने के दौरान कारगिल की घटनाएं सामने आती है। लगभग 1.5 महीने तक कारगिल वॉर चलता है, और उसके बाद जब लोकसभा चुनाव होते हैं सितंबर अक्टूबर में, तो वहां भारतीय जनता पार्टी बहुमत के साथ सत्ता में वापसी कर जाती है। तो कहीं ना कहीं सियासत तो है इन तमाम घटनाओं का, जो
हो रही देश में हुए हैं हाल के दिनों में, पाकिस्तान से जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं, तो उसमें निश्चित रूप से इसका फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलता रहा है, चाहे वो वर्तमान नेतृत्व हो चाहे पहले के नेतृत्व में रहे हो। तो ऐसे में आप इनकार नहीं कर सकते हैं जो जब आने वाले समय में बिहार का चुनाव होगा तो वहाँ पर इस ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा नहीं होगी, या वहाँ पर फिर जो एक अभी लेफ्टिनेंट कर्नल हैं इस पूरे सोफिया कुरैशी, उनकी चर्चा नहीं होगी, क्योंकि वो एक बड़ा चेहरा और उसको पूरे हिंदुस्तान में उनके और व्योमिका सिंह जो स्क्वाड्रन लीडर हैं भारतीय वायुसेना की, वो उनके चेहरे को बहुत अच्छी तरह से प्रचारित किया गया और चीज़ें हुई भी है। मुझे लगता है शायद मैं गलत ना हूँ, या मुझे जो हाल के वर्षों में ऐसा कभी नहीं हुआ था जो सेना की जो नियम प्रेस ब्रीफिंग हो रही है और उसमें कोई जूनियर ऑफिसर्स आकर के और उसको वो प्रेस ब्रीफ कर रहे हो। नहीं, वो उस टीम में शामिल थे वो। बिल्कुल, निश्चित रूप से वो टीम में थी, लेकिन मुझे लगता है जो इस तरह के चेहरे का मकसद ही शायद संभावना जो आप कह रहे हैं, जो इसमें कोई सियासत नहीं है, तो आने वाले दिनों में सियासत के नजरिए से ही ये शायद कहीं प्लॉटिंग हो कि भाई ऑपरेशन सिंदूर नाम रखना, कुछ भी, हाँ, आप दो स्त्री अधिकारी को रखना जिसमें एक माइनॉरिटी से आती हो, और माइनॉरिटी से भी पसमानदा समाज से आती हो। देखिए ये बहुत सोची समझी बात है। तो ये कुछ कुरैशी वर्ग जो पसमानदा समाज माना जाता है, संयोग तो नहीं है ना? हो सकता ये, हाँ, तो संयोग नहीं है। और उसमें बड़ी एक चर्चा है पसमानदा समाज की। बिल्कुल बिल्कुल, और उसमें और देखिए, आपको याद है कि अभी वक्फ एक्ट में अमेंडमेंट किया सरकार ने, और ये दलील दी गई थी कि पसमानदा मुसलमानों को इससे फायदा होगा। सही है। कहा था ना ये, और ये पसमानदा चेहरा लाया जाता है, सोफिया कुरैशी मुस्लिम समाज से, पसमानदा समाज से ही आ रही है। और इससे जुड़ा एक और सवाल अब ध्यान में आता है जब वक्फ की बात हो रही है कि इससे पहले वक्फ आंदोलन बड़ा चल रहा था, वही एक आंदोलन था पूरे देश में चल रहा था, और मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने ऐलान किया था कि जगह जगह वो आंदोलन करेगी। तो आपको क्या लगता है, वो स्थगित हो गया है या खामोशी अख्तियार कर ली है बोर्ड ने? ऐसी कोई बात नहीं है जी, मुल्क के हालात के पेश नज़र कुछ फैसले ऐसे लिए गए हैं जिससे ऐसा लोगों को लग सकता है कि शायद वक्फ तहरीक जो चल रही थी उलमा के ज़रिया, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ज़रिया, हमारे शरिया के ज़रिया, वो शायद ठंडी पड़ गई है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। बज़ाहिर आप देख सकते हैं कि मीडिया में, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक हो प्रिंट हो, उसमें जो आवाज़ें आ रही थी वो दबा दी गई या दब गई, और चूँकि पहलगाम हो गया उसके बाद हमने इंतकामी कार्रवाई की, बदले की कार्रवाई की कि हम सबक सिखा देंगे। तो मुल्क के हालात के पेश नज़र लोगों ने थोड़ी सी खामोशी अख्तियार की, लेकिन कल अमीर शरीयत बिहार, झारखंड, उड़ीसा के हमारे शरिया के अमीर शरीयत जो मौलाना सैयद फैसल वली रहमानी साहब, उन्होंने ऐलान किया, बड़ी मीटिंग ली फरवरी शरीफ में, हमारे शरिया में बड़ी मीटिंग ली उन्होंने, और उसमें ये बताया गया कि हमारे उलमा कभी भी इस तहरीक को न दबने नहीं देंगे, किसी हालत में दबने नहीं देंगे, और वो तहरीक बाज़ाब्ता चल रही है। लोग जुमा में मसाजिद में, कभी इन मसाजिद में कभी उन मसाजिद में, वो तकरीरें हो रही हैं, ऐलान हो रहा है कि भरोसा मत कीजिए, किसी बहलावे में मत रहिए, आपका वक्त बर्बाद कर दिया जाएगा। मामला सुप्रीम कोर्ट में छोड़ दीजिए, सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करेगा वो सामने आएगा सबों के, लेकिन मुसलमानों को भरोसा इस सरकार पर बिल्कुल नहीं है। इसलिए ये कार्रवाई हो रही है कि मुसलमान अपने हक के लिए जागते रहें, सो न जाएं। आपने देखा मुल्क में कितनी बड़ी बेदारी आई, सरकार ने एक फितना जगा दिया वक्फ बोर्ड का। इनको क्या जरूरत थी ये तो वही बताएंगे, और ये पसमानदा मुस्लिम समाज के बड़े हमदर्द आप जैसा बता रहे हैं, शायद अपने को साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। आज तक कोई एक काम ऐसा बता दीजिए, कोई एक काम, 11 बरस की हुकूमत हो गई इनकी, कोई एक काम जिससे पसमानदा मुस्लिम बिरादरी का, समाज का कोई भला हुआ हो, कोई एक काम। और ये जो इल्ज़ाम है कि कोई पसमानदा नहीं होता वक्फ बोर्ड में, अभी झारखंड की अगर मिसाल दें तो ज़्यादातर मेंबर अंसारी बिरादरी से और फलाना पसमानदा ही समाज से, वही मिलेंगे आपको, और जो सदर है वो भी पसमानदा समाज से। उत्तर प्रदेश में वक्फ बोर्ड में यही हाल है, पसमानदा है सभी। बिहार के बोर्ड का ये हाल है, पसमानदा है। तो वो कहाँ की तस्वीर वो देख रहे हैं, सरकार देख रही है। वही मैंने कहा आपसे कि पसमानदा मुसलमानों की पसमानदगी दूर करने के लिए जो हमदर्दी जाहिर करना चाहते हैं, ये ज़ुबानी जमा खर्च के अलावा कुछ नहीं है। अच्छा, एक और सवाल मुजफ्फर साहब,
देखिए, वक्फ को लेकर के जो चर्चा हसन साहब ने कही है तो बात बिल्कुल सही है, जो सुप्रीम कोर्ट में ये मामला है, लेकिन इसमें यह भी एक देखना होगा जो जो पीठ इसकी सुनवाई कर रही थी, तो उसमें अब तो जैसे आज नए चीफ जस्टिस शपथ ले रहे हैं वी.आर. गवई साहब, और उससे पहले संजीव खन्ना जो चीफ जस्टिस थे, उनकी पीठ में वो सुनवाई हो रही थी, तो उन्होंने इसको अलग कर लिया था। तो अब नई तरीके से कह सकते हैं जो 15 मई को इस मसले पे सुनवाई होनी है, उसके बाद ही पता चलेगा जो क्या इस पूरे मामले में, मतलब कि क्या जो आप आंदोलन कर रहे हैं उसकी चीज़ों को लेकर के साथ साथ क्या उसको सुप्रीम कोर्ट अपनी सुनवाई में शामिल करता है या नहीं, क्योंकि इसके लिए जो पूरे देश में आंदोलन चल रहे हैं वो। दूसरा एक महत्वपूर्ण जो इस पिछले 15 दिनों में जो हुई है सुप्रीम कोर्ट में जब से सुनवाई हुई है, जो पहले याचिका दायर की गई थी इसको लेकर के 16-17 अप्रैल तक, जिसमें 40 से 42 याचिकाएँ थी और प्रमुख रूप से MIM के सांसद वो ओवैसी साहब हैं, चाहे दूसरे अन्य लोग जो है, उन्होंने जो याचिका दायर की थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है जो मूल रूप से हम सिर्फ उन्हीं याचिकाओं की सुनवाई करेंगे। इसके बाद जो नई याचिकाएं दायर की गई थी इस वक्फ कानून को रिव्यू करने को लेकर के, चाहे वो 29 अप्रैल को हुई, उस पर सुनवाई हुई थी, और 5 मई को हुई थी, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने उन सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया था। तो मुझे लगता है जो इस पूरे आंदोलन के नज़रिए से ये देखना निश्चित रूप से अभी बहुत मतलब कि ज़रूरी है, जो सुप्रीम कोर्ट 15 मई की जब सुनवाई करता है और उसके बाद उसमें सरकार का पक्ष क्या आता है और बातें क्या आती है, सुनवाई के दौरान किन किन बिंदुओं पे चर्चा होती है, तो उसके आधार पे मुझे एक लग रहा है जो वक्फ कानून को लेकर के कहते हैं ना, जो एक लंबा आंदोलन की बात मुस्लिम संगठनों ने कही है और वो कर भी रहे हैं, वो शायद कहीं ना कहीं एक प्रेरणा उनको उसकी हो सकती है, जो कभी किसान आंदोलन को लेकर किसान के कानून जो बने थे, 3 कानून बने थे, उससे संबंधित, क्योंकि वो एक लंबा आंदोलन चला था, 1 साल से ज़्यादा का समय लिया था और बाद में फिर सरकार ने उसको वापस लिया था। तो शायद कहीं इनके मन में ये हो सकती है जो हम भी लंबा आंदोलन चलाते हैं और फिर सरकार को मजबूर करते हैं जो वो इस वक्फ कानून, संशोधित कानून जो है उसको वापस लें। नहीं, आपके सवाल पूरी तरह साफ नहीं। क्या आप चाह रहे हैं कि मतलब ये सरकार संज्ञान ले ये जो आंदोलन चल रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मेरा कोई सवाल इस पे नहीं था, मैंने सिर्फ ये एक पक्ष रखा, हाँ, अच्छा, एक पक्ष रखा जो देखिए आखिर क्यों मुस्लिम संगठनों ने ये ऐलान किया है जो हम लंबा आंदोलन करेंगे, चरणबद्ध आंदोलन करेंगे, कभी वो मस्जिद में काली पट्टी लगा के नमाज पढ़ने जा रहे हैं, कभी सड़कों पे उतर रहे हैं, तो वो एक मेरा पहलू ये था। हाँ, इसी पर मेरा सवाल है मुजफ्फर साहब, वो ये कि लड़ाई संविधान की है या लड़ाई मुसलमान की है? ये देखिए बुनियादी सवाल आपने सामने लाया है जी। सच पूछा जाए तकनीकी तौर से आप उसको जो भी कह लीजिए कि हाँ ये संविधान का मामला नहीं है, तो पार्लियामेंट में कानून बनाया गया है इसलिए वो लागू करना चाहते हैं। सवाल इस बात का नहीं है जी। पार्लियामेंट में कानून बनने का ये मतलब नहीं है कि आपको बहुमत मिल गया तो जो चाहिए मनमानी कीजिए, कानून बना लीजिए। समझा? देश में लोग रहते हैं, लोगों की ज़रूरियात क्या है, लोगों के मसाइल क्या हैं, इसको भी समझना आपकी जिम्मेदारी है। चाहे सरकार जितने बहुमत से, जितने मेजोरिटी से आप बना लीजिए, ये समझे बगैर सिर्फ 18 मतों से ही विधेयक पारित हुआ। नहीं, उसको भी हम छोड़ दे रहे हैं। हम कह रहे हैं आपकी मेजोरिटी है, आपकी हुकूमत है, आपने बना लिया, लेकिन आप मनमानी नहीं कर सकते हैं, आप देश को नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। देश के लोगों का विचार कुछ और है, सरकार का विचार कुछ और है, और आप चाहिए कहिएगा साहब हम तो इलेक्टेड हैं, आप इलेक्टेड हैं तो आपको सब, तो विपक्ष भी तो इलेक्टेड है, उसके भी सांसद इलेक्टेड है। ठीक है, कम है 18 वोटों की बात थी, कम है 18 वोट ना, बहुत ज्यादा नहीं था। किसी भी गवर्नमेंट को मनमानी करने की इजाजत संविधान ने नहीं दी है, बिल्कुल नहीं, ये नहीं कर सकते हैं। देश के लोगों का विचार जाने बगैर नहीं कर सकते। कहते हैं 85 लाख लोगों ने अपनी राय दी कि साहब ये नहीं होना चाहिए, फिर भी आप बना रहे हैं। उसमें हो सकता है कि 1 लाख लोग ऐसे होंगे जिन्होंने कहा हाँ होना चाहिए, लेकिन फिर भी 90-85 लाख संख्या। आप गौर कीजिए, आपके ईमेल पर भेजा गया, भारत सरकार के ईमेल पर भेजा गया, वक्फ बोर्ड के ईमेल पर भेजा गया। आप क्या देख रहे हैं, क्यों ऐसा कर रहे हैं? जी। तो ये बहुत सीधा सवाल है कि संविधान का उल्लंघन तो है ही, खुले रूप में है। पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई हुई तो उसने क्या कहा पहली सुनवाई में कि साहब किसी हिंदू श्राइन बोर्ड या हिंदू मंदिर का बोर्ड जो होता है उसमें किसी मुसलमान को आप रखते हैं या रखिएगा? इसके बाद पूछा, सॉलिसिटर जनरल साहब जवाब नहीं दे पाए। तो वक्फ बाय यूजर, वक्फ बाय यूजर का एक मसला है, ये जमीन आज की नहीं है, ये
बादशाहों के ज़माने में, राजाओं के ज़माने में, ज़मींदारों ठेकेदारों के ज़माने में वक्फ जो की गई है, उसका आज रिकॉर्ड मांग रहे हैं आप कह रहे हैं कि साहब रजिस्टर करा लीजिए, पेपर लेके आइए, हम रजिस्टर कर देते हैं। कहाँ से पेपर लाएगा साहब? सुप्रीम कोर्ट ने भी सवाल उठाया, चीफ जस्टिस साहब ने, संजीव खन्ना साहब ने कहा कि कहाँ से लाएगा वो 300 साल 400 साल पुराना रिकॉर्ड? सवाल सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। इसीलिए उन्होंने तीनों चीज़ों पर रोक लगाई कि आप वक्फ बाई यूजर को खत्म नहीं कर सकते, आप बोर्ड में कोई बहाली नहीं कर सकते, तो रोक तो सुप्रीम कोर्ट ने लगा रखी है। आगे देखिए नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने रोक नहीं लगाई सर, उसमें उन्होंने भारत सरकार ने या केंद्र सरकार ने ये कहा है जो हम अभी इन प्रावधानों को लागू नहीं बात वही है, बात वही है। आप तो सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट उस पर सहमति उस पर जताई रोक है, उस पर जी रोक बिल्कुल है, बस। बिल्कुल। अभी जो अगली सुनवाई जब होनी जी, जी, है बिल्कुल, तो तब प्रधानमंत्री सॉरी केंद्र सरकार की ओर से क्या उस पर राय आती है, डाल ही दिया है, तो उसके 1200 बाद फिर पन्ने ये का चीजें अपना हलफनामा तो दायर कर ही दिया है सरकार की ओर तो से। उम्मीद ये है तो देखिए आने वाले वक्त में क्या होता है। जी साथियों, बिल्कुल मुजफ्फर साहब ने बिल्कुल सही कहा कि देखिए आने वाले वक्त क्या बताता है, गर्भ में क्या छुपा हुआ है। सब कुछ अच्छा अच्छा हो, यही हम चाहते हैं, अपने देश के लिए भी और हर देश के लिए भी हम चाहते हैं। हमारी सरकार भी यही चाहती है कि देश में शांति हो, अमन हो और सब मोहब्बत आपसी भाईचारे के साथ ज़िंदगी गुजारें और हमारा देश विकसित राष्ट्र की शैली में शामिल हो जाए। फिर हिम्मत ना हो किसी भी देश को आकर दखल देने की और ये सुझाव भी देने की कि हमने कहा या हम ये कहेंगे तो ये होगा। चलिए साथियों, इसके साथ ही अब हमें इजाज़त दीजिए, आज्ञा दीजिए। लेकिन जाने से पहले फिर वही गुजारिश है, वही आग्रह है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, और सब्सक्राइब कर लिया है दोस्तों तो ज्वाइन बटन दबाना हरगिज़ ना भूलें। और हम लोग सोशल साइट्स फेसबुक पर भी हैं, इंस्टा पर भी हैं, वहाँ अब अगर आप आएंगे तो हमें खुशी मिलेगी, बल मिलेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और इजाज़त दें, आज्ञा दें। जय हिंद, जय भारत।